नमस्कार। मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। और मंथन में आज हम बात करने वाले हैं पीडीए की काट, बीएसपी की बिसात। तो बसपा के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ में बीएसपी चीफ मायावती ने एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर डाली। ये तो बहुत हैरत की बात है, जिसने यूपी की सियासी हवा को बदल के रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का मौसम भले ही गुलाबी हो रहा हो, लेकिन सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। अभी विधानसभा चुनाव होने में 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजधानी लखनऊ में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को मौका था बीएसपी की पार्टी के संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस का, जिसे लंबे समय बाद मायावती ने बीएसपी की भव्य रैली में बदल दिया। मंच से सीएम योगी की तारीफ की तो समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया और समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को फर्जी शगुफा बताते हुए दोगलापन करार दिया और ये संदेश दिया कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई आसान रहने वाली नहीं। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम माननीय श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मैं सपा मुखिया बीएसपी संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर काशीराम स्मारक स्थल पर मायावती ने महारैली कर शक्ति प्रदर्शन किया है और ये साफ किया कि दलित वोट बैंक पर अभी भी उनकी पार्टी की पकड़ मजबूत है। मायावती ने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए वो दिन भी गिनाए जब 3 बार गठबंधन सरकार और 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रचा था। मायावती ने भव्य रैली कर सुस्त पड़े हाथी में नई जान भरने के लिए जोर तो लगाया है। तो मायावती के हमले का जवाब अखिलेश की तरफ से भी आया, जिन्होंने बीजेपी और बीएसपी पर सांठगांठ का आरोप लगाया। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है।
बता दें कि अखिलेश यादव समय समय पर पीडीए फॉर्मूले को दोहराते रहे हैं, लेकिन सियासी बिसात पर सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। बीते दिनों अखिलेश और आजम की मुलाकात हुई, जिससे एक संदेश देने की कोशिश हुई कि मुस्लिम का सबसे बड़ा हितैषी समाजवादी पार्टी है। लेकिन मायावती ने आज की रैली में साबित कर दिया कि पीडीए राग अलापने वाले अखिलेश के लिए दलित वोट बैंक में सेंध लगाना आसान नहीं है। 2027 की सत्ता और सिंहासन की लड़ाई में वक्त अभी बाकी है। हाथी की चिगाड़ और साइकिल रफ्तार के बीच कमल खिलेगा या नहीं, इसमें अभी बहुत वक्त बाकी है। लेकिन मायावती ने बीजेपी सरकार और यूपी सीएम योगी की तारीफ के साथ अखिलेश पर हमला कर 2027 के लिए नई बिसात बिछा दी है, जिससे विरोधी कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, विधानसभा चुनाव होने में 2 साल का वक्त बचा है, आपको भी पता होगा। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई, और आज गुलाबी मौसम में मायावती के जो तेवर तल्ख देखे, इसने सबको हैरत में डाल दिया। और मायावती जो सियासी बिसात बिछा के बढ़ी है आगे, क्या वो पीडीए को मात दे पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है। इन्हीं तमाम चीजों पर समझने की कोशिश करेंगे कि पीडीए की काट और बीएसपी की बिसात, और क्या मायावती के पास तरकश में वो तीर है जो पीडीए की काट कर सकता है मौजूदा वक्त में। क्योंकि आज जब पार्टी के संस्थापक काशीराम की परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था, जो हुजूम बड़ी तादाद में देखा गया, तो उसने कहीं ना कहीं जो सियासी जो समर है उसमें कहीं ना कहीं एक सोच और एक चीज पैदा कर दी कि आखिर कैसे मायावती पीडीए की काट निकाल पाएंगे। उन सबके बीच तमाम सवाल भी हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हुनकार तो भर दिए मायावती ने। अखिलेश का साठगांठ का राख भी साफ तौर पे उन्होंने कहा, और दलित वोटों ना बटेंगे ना कटेंगे, ये भी तमाम बातें साफ तौर पर कही। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उनसे आपके तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। उसके बाद ये सवालों के बारे में भी मैं चाहूंगा एक बार आपको बता दूं। ये सवाल सबसे बड़ा ये है, यूपी में मायावती बनेगी अखिलेश के पीडीए की काट, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या 2027 में दलित वोटर जाएगा मायावती के साथ, ये भी देखना दिलचस्प है। बीजेपी की तारीफ पर मायावती के दिया कौन सा संदेश। 2027 में दलित किसे मानेगा सियासत में अपना मसीहा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। क्या बीएसपी ने आसान कर दी है बीजेपी की 2027 की राह, तो ये तमाम सवाल हैं। उन सब के बीच मायावती का बयान है, और मायावती के बयान को भी थोड़ी देर पहले आपने सुना जब वो गर्जी और बरसी, और इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनीता अग्रवाल बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है। विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ हैं। और उन सब के बीच आपके सामने सवाल हैं, और गुलाबी मौसम में जो सियासत परवान चढ़ी है वो भी आपके सामने है। और लगातार गेस्ट और भी जुड़ते रहेंगे, उनसे हम आपका तारुफ भी कराते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष शर्मा के पास चलते हैं। मनीष, मौजूदा वक्त में जो मायावती ने हुनकार भरी, गुलाबी मौसम में मायावती का ये लहजा क्या बताता है, जरा बताएं। नहीं, देखिए, एक तो बहुत कमजोर क्षणों में, बहुत ही कह लीजिए कि बसपा अपने सबसे खराब दौर में है, और इस खराब दौर में एक बड़ी रैली लखनऊ में हुई है, और ये एक तरह से, और एक थोड़ा रैली में उस तरह का उत्साह भी दिखा है। मायावती जी भी बनिस्पत ज्यादा उत्साहित खुद भी दिख रही थी, और ये उम्मीद लोग कर रहे थे कि इस रैली के जरिए एक बड़ा मौका था उनके लिए, जहां वोट प्रतिशत घटते घटते 4% तक आ चुका है। तो ये उम्मीद लोग कर रहे थे कि आमतौर में कोई नई दिशा 2027 को लेकर के कोई नया प्लान भी लेकर के आएंगे, और 2027 में क्या उनका आगे का एजेंडा क्या है, आज के दौर में जो चैलेंजेज है उसका एजेंडा क्या है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। लेकिन वो ज्यादातर समय ये एक मैंने देखा कि वो जो पुराना उन्होंने लंबे समय से उनकी कोशिश आज की जो मनीष, आज की जो भीड़ हमने देखी, आज की भीड़ से क्या अंदाजा लगा है, क्या मायावती पीडीए की काट कर पाएंगी, बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएंगी? आज की भीड़ ने कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है,
क्योंकि मैंने भी वो विजुअल देखे और वो तमाम लोगों ने वो आज वो तस्वीरें देखी, जो हुजूम देखा, उसने कहीं ना कहीं विजन को थोड़ा सा बदला है। लेकिन क्या ये हो सकता है, ये संभव है? नहीं, अगर आप देखिए, एक बात देखिए, एक तो उनको उनकी एक तरह से उनको लेकर के एक भक्ति दलित समाज में, और उनको लेकर के एक श्रद्धा, एक देवी की तरह देखना, ये एक अलग बात है। लेकिन आज के दौर में पीडीए की जगह वही ले पाएगा जो जिसके पास हिंदुत्व का क्रिटिक होगा, जो हिंदुत्व की राजनीति है, आपने जो कहा भाजपा देवी की राजनीति तरह देखना, तमाम चीजों, लेकिन वो सब वोट नहीं बदल पा रहा था ना, वो वोट में नहीं तब्दील हो पा रहा था। हम ये भी देख रहे थे, नहीं, वो सब वोट में नहीं तब्दील मैं हो कह रहा हूं कि अगर इस हाँ। दौर में जो दलित समाज के सामने ठीक संकट है, संविधान के सामने जो संकट है, हम्म। आरक्षण के सामने संकट है, उनके जमीन पे संकट है, उनके स्वाभिमान सम्मान पे संकट है। ठीक। आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज तक पे जूते चल रहे हैं। ठीक। या आप देखिए कि अभी एक आईएएस अधिकारी की मौत हुई है, अभी तुरंत आत्महत्या हुई है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि दलित होने के चलते उनको ये करना पड़ा है। ठीक, तो ये चलिए जो अभी मनीष, हाँ ठीक, रायबरेली मनीष जी में आप आपके, देखिए मैं कि आऊंगा हरिओम आपके पास। तमाम गेस्ट जुड़े, उनसे का तारुफ करा दे। अनीता अग्रवाल जी, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें, दलित चिंतक भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर विद्या गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी अगर आवाज़ अब तक पहुंच रही है, और जैसा कि विजय दुबे हमारे साथ है। विजय दुबे जी, आज की मायावती की हुंकार को किस तरह से देखते हैं? मैं जल्दी से नजरिया चाहूंगा, कम शब्दों में, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सही लग रहा है? सही लग रहा है जी। हाँ बोलिए। देखिए, मायावती जी ने एक लंबे समय के बाद में जो है अपनी, मैं कहूं कि उपस्थिति जाहिर की है लखनऊ में, कि भाई हमारे पास में क्या है, कितना हमारे सपोर्टर्स का ग्रुप है, और कितने बड़े हमारे जो है फॉलोअर्स हैं, और अभी भी हमारे पास वोट बैंक मौजूद है। मैं कहूं अगर उसका उन्होंने पहचान कराने की कोशिश की है तो ये ज्यादा बेहतर होगा। कारण ये कि देखिए, पिछले जो भी लोग विधानसभा के चुनाव हुए, खासतौर पे लोकसभा की बात को छोड़ देते हैं अभी, तो विधानसभा के चुनाव में जो भाजपा बीएसपी का प्रदर्शन रहा है, अगर आप उसको देखें तो उससे ये लगता है जैसे कि बीएसपी अपना वजूद खो चुकी हो। ये एक संकट बीएसपी के सामने बना हुआ है। कारण ये है कि आज अगर उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में इन सारी चीजों को गिना जाएगा, कारण यह है कि जो बीएसपी की शुरुआत और बीएसपी का राजनीतिक यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश से ही आगे धीरे धीरे बढ़ी है, और वहीं से उसने अपनी जो है अपनी सरकार बनाई, और अपने खड़े होने का, अपने आगे बढ़ने का एहसास कराया। तो अब जो स्थितियां हैं, क्योंकि वर्तमान स्थितियां काफी बदली हुई हैं, और जो इसके पहले जब भी सरकार बीएसपी ने बनाई थी तब में और आज की परिस्थितियों में काफी फर्क आ चुका है। आज एक मात्र विधायक, अगर मैं कहूं कि मात्र लोकसभा विधानसभा में है, तो वो उससे अधिक का कोई फिगर नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई चैलेंज जिसको कहना चाहिए कि सत्ताधारी दल के लिए पैदा करना या कोई सवाल खड़े करना, ये सब जो है एक विपक्षी दल होने के नाते मायावती ने आज नहीं किए। आज अगर उन्होंने हमला किया तो उनको बस एक ही बात की चिंता थी कि भाई ये पीडीए वाला जो फॉर्मूला है ये हमारे वोट बैंक को कहीं शिफ्ट न कर दे, और हमें उसका उत्तर मांग लेना चाहिए, और उन लोगों से मांगना चाहिए जो पीडीए का फॉर्मूला लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो उनकी बेसिक जो उनकी बात से जो साफ झलकता है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनको अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता जो है वो बनी हुई है, और ये वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है जिस प्रकार का कि अभी तक का जो क्या लगता है, वो वोट बैंक शिफ्ट होगा या मायावती अपने साथ बना के रख पाएंगे? आपको क्या लगता है आज की रैली के मद्देनजर अगर मैं देखूं तो? देखिए, आज की रैली कहिए या पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें बीएसपी के आकलन की बात करिए, ये जो भीड़ आपको दिख रही है, जो बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख के आसपास उनके समर्थकों ने आज राजधानी में शिरकत किया उनके साथ में, तो 2 लाख की भीड़ अगर 25 करोड़ की आबादी के बीच में हम काउंट करें तो क्या परसेंटेज बनता है? तो आपको क्या लगता है कि चुनाव जीतने के लिए केवल ये 2 लाख की मतलब ये जो क्या वोट में कन्वर्ट जो भीड़ है, ये मतलब मायावती का जो वोट बैंक है वो वोटों में तब्दील हो जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे तौर पे आप ये कह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद साजिद भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मोहम्मद साजिद साहब, क्या कहेंगे आप? मायावती
जिस तरह से गर्जी और बरसी और जिस तरह से अखिलेश यादव का जो फॉर्मूला है पीडीए फॉर्मूले पर उन्होंने जो एक तरह से तंज कसा, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है उसको लेकर? देखिए, उनसे जो उम्मीद थी वही उन्होंने किया, और ये उम्मीद बहुत पहले से है। वो लगातार विपक्ष का काम होता है हमेशा सत्ता को आईना दिखाना और उसकी कमियों को दूर करना। लेकिन बसपा सुप्रीमो हमेशा ही कहीं ना कहीं, चाहे टिकट वितरण हो, जो उन पर आरोप लगते हैं, वो आरोपों को अपने खंडन के बजाय कहीं ना कहीं वो उसको बताती हैं कि ये आरोप सही है। तो उनको जो प्रदेश के हालात हैं, जो लगातार महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी है कि यूपी जो है वो देश में सबसे अधिक महिलाओं के साथ जो है वो घटनाएं हो रही हैं, क्राइम की घटनाओं में महिलाओं के साथ यूपी नंबर 1 है। तो वो इन सब चीजों पे नहीं बोली, दलितों पर नहीं बोली, किसानों पर नहीं बोली। उनका जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं जो भाजपा का टारगेट है समाजवादी पार्टी, वही उनका टारगेट है। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है ना साजिद भाई, मायावती को बीजेपी को मजबूत कर रही है, अब तो ये बात कही जा रही है, अब तो ये बात कही जा रही है ना, तो आप कहाँ पे खड़े होंगे? पीडीए कहाँ पे खड़ा होगा ये भी बताइए। देखिए, पीडीए जहां खड़ा है वो पीडीए वहीं खड़ा रहेगा। सोचना बहन जी को है और बसपा को है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हो, नहीं हमेशा उन्होंने नहीं साजिद भाई, पीडीए का जो डी है वो आज हमने देखा, जो परिनिर्माण दिवस आज था, तो बड़ी तादाद में हमने देखा कि बड़ी तादाद में मायावती का जो वोटर है वो उनके साथ नजर आया। तादाद देखी जिसके बाद लोगों के शिकन पड़ गए, सियासी पार्टियों के माथे पर शिकन पड़ गए। मोहम्मद साजिद भाई, डी कहीं ना कहीं खसक गया तो फिर पीडीए का क्या होगा? डी कहीं खसका तो आप तो गए काम से ना भाई। साजिद भाई, देखिए, उनका कैसे आता है और कैसे भीड़ जुटती है ये सब जानते हैं। अच्छा, कैसे टारगेट फिक्स होते हैं ये सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए पर काम कर रही है, पीडीए के लिए लड़ रही है, और पीडीए, चलिए आपके यहाँ भी क्या होता है ये भी सब जानते हैं। मैं आऊंगा साजिद भाई, आपके पास भी आऊंगा, सवाल भी पूछूंगा आपसे, लेकिन दलित चिंतक हमारे साथ डॉक्टर विद्या गौतम जो जुड़ी हुई है। विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले के न्यूज़ पर। और मैं आज जिस तरह से मायावती को लेकर, बसपा सुप्रीमो को लेकर तमाम बातें चल रही थी कि मायावती कि राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, वो अब कुछ कर नहीं सकती, उनका वोट बैंक जा चुका है, लेकिन इन सब के बीच आज जो हमने स्थिति देखी, वो स्थिति ने आज एक नए तरह के, जिसे कह सकते हैं, परिभाषा को गढ़ा है। तो क्या कहेंगी सबसे पहले आप? सर, आज तो काशीराम साहब की परिनिर्माण दिवस था, तो इस पे मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। उसी के साथ साथ में जो आज मायावती की रैली हुई है, निश्चित रूप से एक रैली नहीं थी, ये बड़ा गहरा था, और कहीं ना कहीं काशीराम साहब की भावनाओं को लेकर के जनता में जो भाव है उनके प्रति लोग आए और मायावती जी के बुलाने पे आए। मनी बहन जी का जब भी आह्वान होता तो आती है जनता, और अच्छी दलों में हर बड़ी हलचल है कि इतने समय बाद भी वो रैली कर रही है, तो रैली नहीं महा रैली हो जा रही है उनकी, जो कि पैसों से बुला क्या ये समझे कि 9 साल बाद वो रैली कर रही थी, इस वजह से इतनी बड़ी भीड़ उमड़ी मायावती को देखने के लिए? एक विधायक 9 साल बाद रैली, आखिर मायावती कर क्या रही थी इतने दिनों से? ये भी सवाल लोगों के जहन में है। जी, मैं आवाज हाँ, बोलिए जी। तो ये भावनाओं से जुड़ा आज एक दिन था, उस दिन को लोगों उनके भावभीनी श्रद्धांजलि दी, और मायावती रूप से एक बहुत बड़ा दूरदर्शी। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है विद्या जी आपकी आवाज नहीं है, मैं चाहूंगा विद्या जी की आवाज को दुरुस्त किया जाए। अनीता अग्रवाल जी, क्या कहेंगी? मायावती जब बरसी तो अखिलेश यादव भी बरसे और साठगांठ की बात कह डाली कि भैया ये तो साठगांठ है, आपको फायदा पहुंचाने की बात करी जा रही है। अब मैं चाहूंगा कि आप भी बता दीजिए, कोई साठगांठ कर ली है क्या आपने? देखिए आरिफ भाई, अखिलेश यादव कह रहे हैं, वैसा ही बोलता है। हम नहीं कह रहे अखिलेश यादव। नहीं, एक चीज बताए, मायावती जी
समाजवादी पार्टी के साथ भी रह के दे चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रह के दे चुकी हैं। जो व्यक्ति किसी के साथ रहता है उसको मालूम है कि कौन किस नेचर का है, कैसा है। तो अगर उसमें तुलना उन्होंने ये कर दी है कि हाँ ये सही है ये गलत है, तो वो उनके पास दोनों का एक्सपीरियंस है। और मायावती बहन जी को ये अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट ही किया है हर जगह पे, जब जब उनपे आते हैं। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा उनपे हमला ही बोला है, क्योंकि वो दलित को आप अच्छे से नेचर समझती है मायावती का? अनीता अग्रवाल जी, बीजेपी समझती है नेचर जी? आप कह रही है कि उनको ज्यादा अच्छे से नेचर पता है। मैंने कहा आप समझ रही है स्वभाव को, नेचर को? देखिए हम तो सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास पे लेकर चलते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी दलितों को कभी अपना आज तक ना माने या ना मानेगी, क्योंकि उसका स्वभाव यही है दलितों पे अत्याचार करना। वही चीज को बख्यान वो माया जी कर रही थी, क्योंकि मायावती जी उनके साथ रह के देख चुके, उनके साथ आप अच्छा मानती थी, आप अच्छा मानती थी। मैं अनीता जी कह रहा हूँ, आप अच्छा मानती थी बीजेपी, तो आखिर क्या हो गया कि जो छटक के जो वोट बैंक था वो थोड़ा पीडीए में जाके शिफ्ट हो गया? वो जिस डी की बात कर रहे हैं हम, जिस डी को लेकर इतनी जोर आजमाइश चल रही है, आखिरकार जब आप इतना अच्छा मानती थी, बीजेपी इतना अच्छा कुछ कर रही थी, तो ये डी काहे छटक गया था यूपी के चुनाव में पहले जो हमने देखा? ना कहीं कोई नहीं छटका है। बस ये है कि सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने रैली में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है कि आज भी मेरे वोट बैंक मेरे साथ हैं, ये उन्होंने दिखाया है। क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसी तरह सारी पार्टियां आएंगी, यही नहीं अभी और पार्टियां भी आएंगी, तरह तरह की छोटी छोटी पार्टियां भी अपना दिखाएंगी। क्योंकि जब चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सारी जनता की पार्टी है और जनता को विश्वास है, और हमारा भी विश्वास जनता पे, हर कार्यकर्ता जनता से जुड़ा है। जनता ये देखती है कि हमारे साथ कौन जुड़ा है। ये जनता को निश्चय करना है कि जनता किसके साथ है। चलिए, अब मैं आऊंगा आपको। अनीता जी, बात आ गई, बहुत देर से जो है संदीप त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। कांग्रेस की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है, यूपी में पता है। संदीप त्रिपाठी जी क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं जो आज मायावती ने बोला, आज जो उन्होंने हुंकार भरी 27 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो ये लड़ाई हम देख रहे हैं, जो सियासी समीकरण फिट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कांग्रेस कहां पर खड़ी होती है और कांग्रेस के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि आप भी बहुत मुखर रही हैं, कांग्रेस भी मायावती को लेकर, और आज मायावती मैदान में उतर आई हैं, तो यानी कि टेंशन तो पैदा हो गई है। नहीं, देखिए आरिफ जी, इस घटना के 2-3 बिंदु हैं, इसको हमें समझना होगा। पहली बात तो मायावती जी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता है, 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री है, और आज जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले काशीराम जी को हम याद करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज मायावती जी ने सब कुछ बोला, बहुत सारी बातें की, लेकिन आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दलितों पे अत्याचार में नंबर 1 पे है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने ये जरूर बताया कि आनंद जी को वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रही है, आप सब इनके साथ भेड़ की तरीके से फिर से साथ में लग जाइए। और सतीश मिश्रा जी को अरे सर, तो आप तो बोल रहे थे ना, आप तो बोल रहे थे, तो आपके साथ क्यों नहीं सब आ रहे थे? आपके साथ ये डी क्यों नहीं आ पा रहा था? दलित समुदाय आप पे क्यों नहीं भरोसा कर पा रहा था? ये भी तो बताइए। आप तो बोल रहे थे मुखर होकर, मैं कितने बयानों की लिस्ट बता दूंगा कांग्रेस की, और वो जो गठबंधन ने जिस तरीके के बयान दिए थे। सर फिर एक बात यही मैं क्लियरफाई, मैंने कहा ना कि तीन बिंदु है जी। एक पहलू जो मैं बता रहा हूँ, वो एक पहलू ये है कि किस तरीके से मायावती जी दलितों के नाम पर राजनीति करती है, इस भाजपा के राज्य में किस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ है, उसके लिए उन्होंने आज तक एक बार भी आवाज बुलंद नहीं की, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी भारतीय जनता पार्टी खुद इतना बड़ी सर्टिफिकेट लिए घूम रही है, उन्होंने मायावती जी ने तंज कसते हुए 2-3 बातें कही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार सपा के जैसे जो इस पार्क को देखने आते हैं वो पैसा दबाकर ना बैठकर उसी पैसे को इस जो है स्मारक को मरम्मत करने में लगा दिया। मतलब वो ये कह रही थी कि 10 रुपए इस सरकार से इस स्मारक के लिए अलग से नहीं निकला,
वो जो पैसा टिकट के रूप में आता था उसी से मरम्मत कराएंगे, ये मायावती जी कह रही थी। और ये सर्टिफिकेट वो तंज कसते हुए धन्यवाद इनको दे और इनको सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं। अगर ये पूरा भाषण आपने सीएम योगी की तारीफ सुनी कि बयान में वो नहीं सुनी? वो भी तो सुना होगा, उसके बारे में भी तो बताइए। क्या बता रहा हूँ, मैंने यही तो कहा जी। वो बिल्कुल कह रही है कि सपा की सरकार में जो पर्यटक आते थे, पैसा मिलता था, तो सपा की सरकार दबा कर बैठ जाती थी। आज की मौजूदा सरकार उस पैसे को मरम्मत के लिए लगा रही है। ये तो तंज हुआ ना कि मतलब 10 रुपए आप उस स्मारक को नहीं दे रहे, जो टिकटार्थी आते थे उसी पैसे को मरम्मत में लगा रहे हैं। ये तो तंज हुआ। चलिए, इस बात का जवाब अनीता जी से लेंगे हम, लेकिन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक का वक्त हो चला, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मंथन में पीडीए की कार्ड, बीएसपी की बिसात मायावती बिछा रही हैं, लेकिन इस बिसात से क्या मायावती को फ़ायदा मिल पाएगा? मायावती यूपी में अपने आप को खड़ा कर पाएंगी और दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी, बीजेपी की प्रवक्ता। अनीता अग्रवाल जी, ब्रेक से पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं संदीप त्रिपाठी कह रहे थे, उसकी बात पर क्या कहेंगे आप? मैं एक बात बताना चाहती, एक सेकंड सुन लीजिए। ऐसा है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कभी भी मतभेद नहीं करती है। आप बताइए, जो भी हमारे यहाँ जब बहुजन समाज पार्टी जितनी चीजें बनाई हैं उसकी देख रेख बराबर करती, क्योंकि जनता के कर से वो चलता है। और इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी जो अधूरा टूटा बना के गए उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो लोक भवन हो, चाहे एकराना वो सब, उसको बाद में उन्होंने पूरा किया है। हमारे में मतभेद, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता में लगता है, और उसको एक उसके नियत से, साफ नियत से करना चाहिए। उसमें मतभेद नहीं करना चाहिए कि हाँ ये इन्होंने बनाया तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। अरे उन्होंने बनाया तो उन्होंने अपने जेब से नहीं बनाया, जनता के पैसे से बनाया है। चलिए ठीक है, मैं अनीता जी आता हूँ, जल्दी से संदीप जी बोले, जल्दी से। ध्यान रखना, हाँ संदीप जी बोले, संदीप जी वक्त की कमी, बोलिए जल्दी से। सर उनको शांत कराइए। वो शांत है। अनीता जी एक मिनट रुकिए, संदीप जी बोले। मायावती जी ने बनवाया है तो उसको उन्होंने बिल्कुल देख रेख नहीं की। उन्होंने जो नाम बदला उसका संदीप जी बोलिए। नहीं आप बोलिए, कांग्रेस आप बोलिए। मैं चाहता हूँ कि संदीप त्रिपाठी जी, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। यूपी में जो स्थिति है वो डिबेट में स्थिति ना हो कांग्रेस की, इसलिए बोले। जी सर, देखिए सर, अब एक दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए, कुछ लोगों को सिर्फ दूसरे का बच्चा खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कि उनके सर मान लीजिए अब मोदी और योगी जी तो बच्चे अब समझ गए, तो दूसरे को ही खिलाना है, खुद का ना कुछ कर नहीं पाएंगे। वो समाजवादी का करेंगे, बसपा का करेंगे, बढ़िया बोल रहे। देखिए बताइए क्या बोल रहे हैं। देखिए अब सर, अब अनीता जी मैंने सुना, अब 2 विषय में जो रख रहा था, मायावती जी ने जो आज भाषण दिया, वो अपने भाषण में कहती हैं कि 1993 से घटनाओं का जिक्र करती हैं, किस तरीके से सरकार में रही, किस तरीके से नहीं रही। उसके बाद वो बताती हैं कि किस तरीके से अटल बिहारी की सरकार में उनका फर्जी मुकदमे लिखाए गए और फर्जी से उनको दबाव में लाने की कोशिश हुई, फिर भी वो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। ये मायावती जी कह रहे हैं, और ये सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि हमको मायावती जी ने सर्टिफिकेट दे दिया। उसके बाद वो कहती है कि जातिवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी, उनके एजेंडे को, उनके मिशन को भ्रामक और अफवाह के द्वारा हरदम कुचलने का काम किया है। हमारे कैडर सावधान हो जाना, अब की बार इनके झांसे में जैसे 2007 के पहले तक आप नहीं फंसे थे, आगे भी नहीं फंसना। ठीक है, चलिए ठीक है, बात आ गई, ठीक आ गई। मोहम्मद साजिद आप क्या कहेंगे? अनीता अग्रवाल जी ने जो बात कही, मोहम्मद साजिद उस पर क्या कहेंगे? जल्दी से बोले। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, नहीं संदीप त्रिपाठी जी आपने बोल दिया। मोहम्मद साजिद जी क्या कहेंगे अनीता अग्रवाल जी ने जो बोला? मैं समझ गया आपने जो बोला, बात आगे मैं आऊंगा, आपके पास वक्त दूंगा मैं आपको। मोहम्मद साजिद बोले। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड जल्दी से। मैं जी
देखिए अंबेडकर जी की वो बात करती हैं, उन्होंने भाषण समाप्त किया जय भीम जय भारत से। जय भीम से भीमराव अंबेडकर जी वही है, हमसे हमारी पार्टी से निकलने के बाद एक अलग पार्टी बनाते हैं और वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हम उनको चुनाव हराते भी हैं और उनको राज्यसभा भी हमें भेजते हैं। चुनाव वो हमारे खिलाफ ठीक लड़ते है, हैं। चलिए 10 सेकंड ज्यादा। मोहम्मद साजिद, आप क्या कहेंगे? मोहम्मद साजिद, देखिए ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने बहन जी का लगातार अपमान किया है, चाहे हाथरस की घटना हो या जो भाजपा की सरकार में एक परिवहन मंत्री जी हैं, उन्होंने कैसी टिप्पणी की थी। और उस अरे टिप्पणी सर, के बाद आपने भी तो अपमान किया था, तो आपने भी तो साथ ले लिया था। आपने भी कैसे अपमान एक बार किया था, नवाजा गया है। साजिद भाई ये भी तो याद रखिएगा, ये तो राजनीति है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा, चाहे माननीय श्री अखिलेश यादव जी हों या पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमेशा ही बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की और उनके संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष है। और पीडीए पंचायत के माध्यम से लगातार बताया जा रहा है कि देखिए पीडीए पे किस तरीके से जुल्म हो रहे हैं और पीडीओ को किस तरीके से बचाना है। हम उनके संघर्षों में, हम उनके जुल्मों के खिलाफ लगातार आवाजें उठा रही है पूरी समाजवादी पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी कैसे संविधान को कुचलने की बात करती है। क्या ठीक है साजिद भाई, ठीक है, हाँ ठीक है साजिद भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ अनीता जी बोले जल्दी से। एक सेकंड में, इन्होंने आज तक अंबेडकर जी के जितने भी स्थान है सबका पुनः निर्माण कराया, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार ने कराया। इन्होंने तो कभी आज तक माना ही नहीं। हम लोग तो आज भी अंबेडकर जी का सारा दिवस मनाते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? इन्होंने सिवाय को गाली देने के अलावा, करने के अलावा और आपके सांसद अनंत कुमार हेगड़े को हम कहते हैं कि आप हमारी सरकार 460 सीटें दे दी, हम संविधान खत्म कर देंगे। आपके मेरे एक टिप्पणी मैं मनीष जी को बीच में लाना चाहूंगा। मनीष जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत करीब सी चीजों को देखा है, क्या 27 में दलित वोटर आपको लगता है कि मायावती के साथ जाएगा, शिफ्ट करेगा वोटर 27 के चुनाव के मद्देनजर, अगर चीजों को देखा जाए? मनीष जी, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। देखिए ये संभव नहीं है। अगर आप विपक्ष में रहते हुए विपक्ष पे ही हमलावर होंगे, अभी के दौर में ये जो विपक्ष खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, अगर भाजपा को झटका लगा है, अयोध्या तक सीट हार गई, बनारस की जीत का अंतर कम हो गया, 30-35 सांसद चले गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विपक्ष जो है आमतौर पे जो मुद्दा बना 24 में, संविधान, सामाजिक न्याय, आरक्षण, ये खतरे में। अगर इन खतरों को लेकर के मायावती जी अपना एजेंडे में नहीं लाएंगी और उनकी प्राथमिकता हमेशा विपक्ष पे ही अगर हमला रहेगा, तो कैसे वो पीडीए की जगह ले सकती हैं? वो संभव नहीं है। जनता में ये चिंता है इस दौर में कि हमारा संविधान, खास करके संविधान किसके लिए? कमजोर वर्गों के लिए ही संविधान है। और अगर संविधान ही संकट में हो, उसको बदलने का आरोप हो, दलितों पे हमला उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा हो, महिलाओं पे हमला बढ़ रहा हो, माइनॉरिटी पे हमला बढ़ रहा हो, अगर इन सवालों पे मायावती जी चुप रहेंगी, आज के पूरे भाषण में उन्होंने एक शब्द भी इस पे नहीं बोला, तो अगर इन सवालों पे चुप रहेंगी तो वो विपक्ष की भूमिका ले कैसे सकती है? पीडीए कैसे जा सकता है उनके साथ? उनकी रैलियों में आना। ठीक है, मनीष जी में आता हूं। विजय दुबे जी, क्या 60 गांठ है? क्या 60 गांठ है बीजेपी और मायावती के बीच में? आपको ऐसा लगता है? जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, विजय दुबे जी, क्या लगता है, कुछ है ऐसा? जी, अपना मेरा कहने का मतलब है, एक तस्वीर मनीष जी रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर जो बात मायावती कह रही हैं ये कहीं से फायदा पहुंचाने वाला नहीं है दलित वोट बैंक के मद्देनजर, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मायावती, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी और बीएसपी की 60 गांठ है, आपको लगता है ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा कुछ है तो क्या ये कुछ फायदा कर पाएगा या नहीं? नहीं, एक चीज बहुत स्पष्ट है। देखिए, जब तक कि आप अपनी बात को बहुत स्पष्टता के साथ में, खासतौर पे जो सत्ता होता क्या है कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, विपक्ष का रोल जो है वो डेमोक्रेसी में बड़ा डिफाइंड है कि विपक्ष का काम जो है विपक्ष को करना होगा, तभी उसको विपक्ष जनता भी मानती है और सरकार भी मानती है। तो क्या मायावती वो नहीं कर पा रही, आपको ऐसा लग रहा है? आप भाषण उठा के सुन लीजिए, जो बात
बहन जी ने आज अपनी रैली में कही है, क्या वो कहीं भी किसी प्रकार से आपको लगता है कि वो सत्ता पे हमला कर रही थी? उनका पूरा फोकस जो था वो इस चिंता पे लगा मुझे कि भाई हमारा जो पीडीए है उसको सिक्योर करना चाहिए, अन्यथा जो पीडीए का जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लेके चल रही है और जो भी लोगों के बीच जा रही है, पंचायत कर रही है पीडीए की, या जो भी उनका अपना एक अभियान जो है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ये बड़ी बात कही, यही बात दलित चिंतक जो हमारे साथ है। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। जी बोलिए, जल्दी से बात को कंप्लीट करें, फिर मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी से कंप्लीट बोलिए। जो वोट बैंक उनका पारंपरिक तौर पे उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो अगर उनके साथ नहीं रहेगा तो जो आधार वोट जिसको कहते हैं किसी भी पार्टी के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए, वो उनके लिए बस बड़ी चिंता का विषय है। और उनका सवाल सीधा सा है कि भाई ये जो है वोट बैंक जो दलित और पिछड़े ये पॉइंट बहुत अच्छा दिया। मैं आता हूँ मैं सिक्योर करना चाहती है। ठीक है विजय जी, सीधा सा मतलब जो मैं समझा उनकी सारी बातों से, मुझे यही दिख रहा है पूरे भाषण में। जी क्या कहेंगे विद्या गौतम जी? एक तरफ मायावती भाषण दे रही हैं, सत्ता के खिलाफ कम है, वोट बैंक वो चाहती हैं, लेकिन अगर सत्ता की मुखालिफत नहीं करेंगी तो दलित वोट उनके साथ कैसे आएगा, ये भी तो बताइए विद्या गौतम। मायावती जी की रैली पूरी सुनी, देखी, मैं खुद सामने ही रोड के तरफ से जा रही थी और काफी लोग मेरे को जो जानते मानते हैं, उसमें एक चीज निकल करके आई कि ये जो रैली थी, ये रैली 2027 के लिए इशारा है, मैं पहले भी कह चुकी, लेकिन जो वो विपक्ष पे हमलावर नहीं हुई, ये सवाल अपने आप में सोचने का है। और जबकि साथ में वो कह रही है कि वो 27 का चुनाव भी अकेले लड़ेंगी। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पीडीए का जो एक माहौल बनता जा रहा था, उस पीडीए के माहौल को कमजोर करने के लिए शायद ये जो हमलावर सपा के ऊपर हमलावर हुई है बहन जी, तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे जरूर नजर आ रही। 27 की बात उन्होंने, दूसरा ये था, मुस्लिमों की चिंता भी उन्होंने जताई, लेकिन साथ में आजम खान जी की तरफ भी इशारा किया कि वो हमारे साथ नहीं आ रहे। तो ये तीनों चीजें अगर एक साथ मिलाई जाए, दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है अजहर जी, बहुत बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश अपराधों में नंबर 1 पे हो रहा है, दलित अपराधों में तो नंबर 1 पे हो रहा है, महिला अपराधों में उस पे कोई सवाल ही नहीं किया गया। तो ये अपने आप कह रही नंबर 1 पर हो रहा था, तो मैं ये सवाल है 9 साल से मायावती आखिर क्या कर रही थी? बसपा सुप्रीमो क्या कर रही थी 9 साल से? वो क्यों सीमित हो गई थी ट्विटर पर? नहीं, ये तो देखो सरकार से सवाल पूछने का मायावती जी का काम है। मैं तो एक सामाजिक चिंतक के नाते ये बात कहना चाह रही हूँ कि आखिर ये सवाल आज उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सवाल है। अभी 2 अक्टूबर नहीं, मेरा सीधा सवाल है, मैं कह रहा हूँ 9 सालों में उन्हीं ने क्या हार मान ली थी, अपने आप को सीमित कर लिया था एक्स पर, सिर्फ उसी पर ट्वीट कर देती थी बस, उसके अलावा तो मैंने नहीं देखा कि 9 साल में मायावती ने कोई जमीनी बहुत भव्य रैली करी हो या जनता से मुखातिब हो रही हो। 9 साल बाद आज जाके मुखातिब हो रही है। फिर आप अगर ये कहें कि दलित वोट बैंक उनके साथ कैसे? देखिए 27 की चुनाव में कौन किसके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीए को एक जवाब देना था इस रैली के माध्यम से, वो जवाब शायद पीडीए को उन्होंने देने में वो सफल हो गई। ठीक है, पीडीए को जवाब देने में सफल हो गई। संदीप त्रिपाठी जी, जो जवाब देना था मोहम्मद साजिद को और आपको, वो दे दिया गया है। देखिए सर, जो मैं बात कह रहा था कि 3 पहलू है, 2 पहलुओं की मैंने बात की, तीसरा पहलू ये है सर कि 2014 के बाद मायावती जी जिस तरीके से अपने आप को डाउनफॉल की तरफ लेके गई, जो मैंने कहा, जो अभी तक जो मैंने बात कही सारी डिबेट में, वो सब सारे लोगों ने उस बात को स्वीकार किया, पहली चीज। दूसरी चीज जो फिर तीसरी बात कह रहा हूँ, ये इसमें भी सब स्वीकार करेंगे, वो जो 4 के पहले उनको मुकदमे में फंसाकर जिस तरीके से भारतीय जनता ने प्रताड़ित किया था, कहीं ना कहीं वो डर मायावती जी के अंदर था और उसी डर की वजह से वो घर में। आज आप समझिए कि वो 14 में जब वोट दलित भाइयों का वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट होता है, तब मायावती जी शांत रहती है। 17 के चुनाव में शिफ्ट होता है, तब शांत रहती है। फिर 22 के चुनाव में भाजपा की तरफ शिफ्ट होता है, शांत रहती है। जैसे ही 24 में वो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सपा गठबंधन की तरफ हमारे दलित भाइयों का वोट अपनी जो है सुरक्षित जगह, जिसने उनको जमीन का पट्टा दिया, यहाँ तक कि 10 साल की हमने पिछली सरकार में एससी स्पेशल प्रोटेक्शन जो है कोर्स बनाया कि सारी योजनाओं में एससी का बजट रखना ही रखना है, वो फिर लौट कर जब आए। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, 27 के मद्देनजर हम देखें, पहले का चुनाव हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आप लोग तो आपस में ही शांत नहीं थे, आपस में ही एक दूसरे पे बयानबाजी चल रही थी।
और अब तो मायावती भी निकल कर आ गई है सामने। आर्य जी कृपया अर्णव गोस्वामी मत बनिए, रिक्वेस्ट है, मेरी बात आ जाने दीजिए। मैंने अर्णव गोस्वामी क्या, मैं कौन बनी, मैंने क्या, यही तो दिक्कत है साहब कांग्रेस के साथ कि सवाल पूछ लो तो बर्दाश्त नहीं होता। अरे आप मजबूत हो जाएंगे तो आपको लेकर सवाल पूछे, मजबूत तो होइए। गलती आपकी है, आप ला नहीं पा रहे, ना पी को ला पा रहे, ना डी को ला पा रहे, ना ए को ला पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ आप जाके बैठ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं फला हो गया हूं, डिमाका हो गया हूं। भैया जनमत तो लेकर आइए ना, जनमत तो लेकर आइए, सीट तो लाइए, कुछ तो लाइए। व्यक्ति बोल रहा है, अरे सर कोई व्यक्ति बोल रहा है और आधा सेंटेंस पे आप उसकी बात काट देंगे, उस बात का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब कैसे हम ला लेंगे? आप जैसे लोग बात ही नहीं देते हैं। नहीं आप बात करिए, लेकिन आपकी नहीं, आप बात पहुंचा पा रहे हैं अपनी, कवच बन के खड़े हो जाते हैं। अगर आप बात पहुंचा पा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरी बात आने दीजिए। हाँ, रिक्वेस्ट है, आपको सवाल करिए, आपको सवाल जवाब देने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मेरा सेंटेंस मैं तो कह रहा हूँ जितनी देर चलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, अपनी बात को बोलिए कम शब्दों में, जल्दी। मैं कम शब्दों में ही बोलता हूँ सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मायावती जी, भाजपा को जब ये लगा कि दलित वोट इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसने मायावती जी को फिर से इंजेक्शन लगाया और कहा कि मायावती जी इतना घनक का रुपया लीजिए और आप मजबूती से खड़े होइए और फिर से जाके ललकारिए अपने दलित भाइयों को, ताकि वो लौट कर आपके पास आ जाए। सच्चाई यह है कि आज दलितों की आवाज मायावती जी नहीं रह गई। जिस तरीके से उन्होंने चंद्रशेखर रावण पर सवाल खड़ा किया, तो उसको चुनाव हम लोगों ने जिता दिया, इसलिए जिता दिया कि मायावती कमजोर हो जाए। ये बात भी मैंने अपने भाषण में कही। चाहूंगी सर यहाँ पे मैं, हाँ बिल्कुल दीजिएगा, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मायावती जी निसंदेह बहुत बड़ी लीडर है, बहुत बड़ी लीडर है, और उनमें बहुत उनका काडर बहुत बड़ा काडर है, लेकिन अपने काडर के साथ, अपने चिंतकों के साथ जिस तरीके से उन्होंने इस 11 साल में न्याय किया है, मैं ये कहता हूँ कि मायावती जी आपने जिनके दम पर मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, उनके साथ विद्या जी कुछ कहना चाहती, विद्या जी बोले जल्दी से, फिर मैं अनिता जी के पास। बिल्कुल संदीप जी की मैं एक सवाल का जवाब दे दूं। इनकी सब राजनीतिक बातें ठीक है, लेकिन इस तरह से किसी के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मायावती जी के आज जो काशीराम जी का परिनिर्माण था उसके वजह से लोग इतना ज्यादा आए। अभी इसको राजनीतिक रूप देना, कि जनता की भीड़ को राजनीतिक रूप देना आज की डेट में अगले वर्ष भी सही नहीं लगता। और आप इस तरह से नहीं कर सकते लेकर के आया है ये किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत गलत। आप बहन हर वर्ष काशीराम जी का परिवार दिवस आता है, हर वर्ष आता है, पहली बार नहीं है। अगले वर्ष कहाँ थी? 22 में कहाँ थी? सवाल ये होता है कि सब अपनी सुविधा के अनुसार अपनी रैलियों को करते हैं, 19 में कहाँ थी? लेकिन आप 18 में कहाँ थी? 17 में कहाँ थी? चलिए ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी, विद्या जी आ गए, मैं आ रहा हूँ, संदीप त्रिपाठी जी मैं आ रहा हूँ, विद्या जी मैं आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के माजिद भाई आप क्या कहेंगे? उधर तो बिसात बिछाई जा रही है, मायावती एग्रेशन में है, अखिलेश यादव साठगांठ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अभी बड़ी कश्मकश चल रही है आजम खान से मुलाकात को लेकर। कुछ सुनाई नहीं आ रही है आपकी। आप मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो मोहम्मद साजिद भाई, समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी बड़े पशोपेश में है। आजम खान की मुलाकात को लेकर जो चीजें तस्वीर सामने निकल कर आई और जो बरेली वाला मामला हुआ, उसके बाद जो चीजें देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मैं चाहूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी पसोपेश में नहीं है और माननीय आजम खान साहब पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और वो पार्टी के साथ पहले भी खड़े रहे थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये चीज क्लियर हो गई है। और बरेली में किस तरीके से बवाल कराया गया है, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि एक कानपुर की घटना को दबाने के लिए कुछ लोगों ने परमिशन मांगी थी ज्ञापन देने के लिए। शांत किया गया है, कराया तो आप लोगों ने, और ज्ञापन देने के बजाय किस तरीके से लाठीचार्ज बवाल हुआ और लगातार एक कम्युनिटी पर किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उन पे कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके घर सील किए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठान सील किए जा रहे हैं, उनके बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कैसे मैं ये कह रहा हूँ, आजम और अखिलेश यादव जी ये साथ हैं आप ये कह रहे हैं? किसके? मैं कह रहा हूं कि जो बात हो रही है कि आजम अखिलेश साथ हैं या नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं साथ हैं या नहीं? वो तो साथ है, दुनिया ने देखा है, दुनिया को मालूम है साहब। और
हमेशा साथ रहेंगे ऐसे ही, और हम लोग इसी तरीके से पीडीए आजम खान साहब के साथ। जवाब दीजिए अनीता अग्रवाल जी, इस पे मैं सवाल पे जवाब चाहूंगा। अनीता जी जवाब दें। पूरा पीडीए साथ है और हम लोग सरकार बनाएंगे। ठीक है, ये बता तो है कि आतंकवादियों के पक्ष मुकदमे करने वाले, भाजपा को डायन करने वाले सब लोग जो है इनके साथ हैं, खुद कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मायावती जी, इनको समझ में नहीं आ रही है कि मायावती जी भी जनता की लीडर है, दलितों की लीडर है, शुरू से उन्होंने काम किया है, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति बना देना चाहिए, बना देना चाहिए। ठीक है, चलिए बात आ गई, मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलिए बात आ गई, मैं चाहूंगा मनीष शर्मा जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, मैं आता हूं मनीष शर्मा जी। 27 का चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन जो गुलाबी मौसम में जो तपिश बढ़ी है, ये क्या करवट लेने वाली है आगे, आपको क्या लगता है? 11 साल में नहीं, देखिए काम बताइए। ठीक है, बात सबकी बात आ गई। मैं अब चाहूंगा जल्दी से मौका दे दूं, जल्दी से मनीष जी बोले। मनीष जी, 27 अभी जो दिख रहा है कि 24 के बाद भी, 24 के बाद भी बीजेपी का जो संविधान के प्रति रवैया है, सामाजिक न्याय के प्रति रवैया है, आरक्षण को लेकर जो रवैया है, उसमें कोई बहुत बदलाव होता हुआ नहीं, या उत्तर प्रदेश में दलितों पे और माइनॉरिटी पे, महिलाओं पे हमले कई गुना बढ़े हुए हैं, तो उसमें तो कोई बदलाव होता दिख नहीं रहा। तो इसलिए इनका ये मानना है कि 24 जो है 27 में भी, 27 में भी। अनीता जी मैं आ रहा हूँ, फाइनल कमेंट में आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, जल्दी से मनीष जी बोले। जी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर उसमें वो देखिए, ये बीजेपी की जो छवि बनी है 2024 में, खास करके उत्तर प्रदेश में, वो छवि बार बार बरकरार है। अभी बीच में बहुत सारे हमले लगातार हो रहे हैं, ताजा हो जा रहे हैं मसले। अभी संसद में अमित शाह ने अम्बेडकर करके जिस तरह से बोला, बहुत ही उसको हिकारत थे। या एक अभी आपने उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि यादव जो है प्रवचन करने वाले को पीटा गया, आप ध्यान दीजिए। अभी 2 दिन पहले रायबरेली में जिस तरह से हमला हुआ, तो मेरा एक कहना है कि बीजेपी के प्रति जो छवि है वो एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी अति पिछड़ा, ये एक बना हुआ है, और सामाजिक न्याय का केंद्रीय एजेंडा उत्तर का बना हुआ है। और इसलिए मुझको लगता है कि 27 जो है चलिए मनीष जी, ठीक है, एंटी दलित का जो बना हुआ उसके तमगे से कैसे बीजेपी निकालेगी, मोटे तौर पे आपने कहा। विजय दुबे जी, फाइनल कमेंट, आप क्या सोचते हैं आगे को लेकर, क्या मायावती कुछ कर पाएंगी 27 में? नहीं, निश्चित तौर पे मायावती जी को, बीएसपी को एक अपनी रणनीति क्लियर करनी चाहिए, और अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको लोगों के सामने रखना चाहिए, जिससे लोगों का समर्थन उन्हें मिल सके। आप केवल एक लकीर पीट करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप लोगों का समर्थन हासिल कर लेंगे, देखिए जब इनकी सरकार बनी थी तो एक शब्द इस्तेमाल किया था सोशल इंजीनियरिंग, और ये कहा गया कि बीएसपी ने सोशल इंजीनियरिंग कर ली और साध लिया वोटों को। तो मायावती जी को निश्चित तौर पर एक रणनीति सामने लानी होगी, अगर वो चाहती हैं कि 27 में उनका एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में लोग समर्थन दें या वो वापस लौटे, या ऐसा कुछ घटनाक्रम हो, तो उन्हें अपने वोटों को साधना होगा, साथ में सोशल इंजीनियरिंग जैसा कोई फॉर्मूला दोबारा लोगों के सामने रखना होगा। बाजिद भाई क्या कहेंगे, डी को जो कमजोर करने में मायावती लगी है, पीडीए के डी को कमजोर करने में, कैसे मजबूत करेंगे आप? साजिद भाई फाइनल कमेंट जल्दी से। साजिद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची, सवाल पहुंचा, या मैं फिर से दोहरा दूं? जी दोबारा बोल दीजिए। मेरा कहने का मतलब है, जिस डी को कमजोर करने के लिए मायावती इस बार हुंकार भर रही हैं, वो पीडीए का डी, उसको मजबूत करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, बहन जी के डी जो है वो समझ चुका है, और डी अब जो है इंडिया गठबंधन के साथ है कि किस तरीके से उन्होंने 2017 में टिकट वितरण किए, 19 में वितरण किए, और 22 में वितरण किए, और 24 में वितरण किए। ये आलम था कि एक बरेली की औला लोकसभा सीट थी, वहां कैंडिडेट उतारा गया, और एक जगह बरेली लोकसभा में बसपा के कैंडिडेट ने अपना पर्चा कैंसिल करा दिया वहां भाजपा को जिताने के लिए, और औला में भाजपा को जिताने के लिए कोशिश में वहां कैंडिडेट एक मुस्लिम को टिकट दिया गया बसपा ने, और उसका पर्चा कैंसिल हो गया। तो बहन जी को सीधे बात करनी पड़ी, नहीं कि साहब उसका कैंसिल ना हो। और बरेली में एक कुर्मी गंगवार था, क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट गंगवार था, तो वहां उसका नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया गया। तो ये पूरे प्रदेश में हुआ है। डी ने देखा है कि किस तरीके से बहन जी के जाल में फंसने के बाद कितना बड़ा नुकसान हो रहा है।
सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में दलितों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनका आरक्षण छीना जा रहा है। चलिए ठीक है मोहम्मद साजिद आ गई। संदीप जी, क्या रहने वाला है? 27 अभी 2 साल दूर है, लेकिन सियासी गड़बड़ी बढ़ गई है। कांग्रेस का क्या रोड मैप है, किस तरह से आगे चल रहा है? छिप जाएंगे। मैं आता हूँ अनीता जी, आता हूँ। संदीप त्रिपाठी जी जल्दी से कम शब्दों में फाइनल कमेंट दें। अनीता त्रिपाठी जी मैं आऊंगा, वक्त की कमी है, जल्दी से संदीप त्रिपाठी जी बोले। 2 करोड़ लोगों को अनीता अग्रवाल जी 1 मिनट रुक जाइए। अनीता अग्रवाल जी मेरे कहने से रुक जाइए प्लीज। संदीप जी बोले जल्दी से, कम शब्दों में। ठीक है साजिद भाई, अरे साजिद भाई आपका कमेंट आ गया। संदीप त्रिपाठी जी बोले ठीक है। अनीता अग्रवाल जी 1 मिनट। अनीता अग्रवाल जी ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी बोले जल्दी से। आपकी आवाज अब तक साफ आ रही है, आपकी आवाज अब तक साफ आ रही, बोलिए। देखिए सर आपने कहा कि बात सिर्फ डी की नहीं है। जिस तरीके से हर वो तबका जो शोषित और पीड़ित है, कांग्रेस ने सदैव उसकी आवाज बनकर, जैसा कि मैंने बताया कि दलित भाइयों को हमने आरक्षण दिया, जमीन का पट्टा दिया, जो है 64 में हमने उनके लिए योजनाएं बनाई। लगातार हम आज पिछले यूपीए की गवर्नमेंट में हमने योजनाएं बनाई, और जिस तरीके से लगातार हमने उनके लिए काम किया है वो हम आगे भी करते रहेंगे। अभी आपने कहा कि वोट आपको नहीं मिला, मिले या ना मिले, हमने हरदम भारत के उन शोषित वर्ग, कोई भी किसी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, हमने उसकी मदद की है, हम आगे भी करते रहेंगे। अनीता जी हाँ ठीक है, बात आ गई। हमको मिला ना मिले, लेकिन हम अपने स्टैंड पर क्लियर रहेंगे। संदीप जी ये कह रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पर स्टैंड पर क्लियर नहीं कांग्रेस भी रहती है, ये भी है। लेकिन अनीता अग्रवाल जी मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जो बात मनीष जी कह रहे हैं, जो बीजेपी पर एक तमगा लगता जा रहा है एंटी दलित का, उसको कैसे धोएंगी अनीता अग्रवाल जी? अब मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं, क्या करने? अनीता अग्रवाल जी फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा इस सवाल पर। जो बात मनीष जी ने पूछी उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जो हाल फिलहाल दलितों के साथ घटनाएं हुई, जो एक तमगा लग रहा है बीजेपी पर, उसको कैसे हटाएगी बीजेपी, मैं ये जानना चाहता हूं। फाइनल कमेंट आपका अनीता अग्रवाल जी। देखिए कांग्रेस तो बोल रही है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ये है, डॉक्टर्स अनीता अग्रवाल जी मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। गाली देने वाली ये है, पाकिस्तान नहीं मिलता वोट भाई, आप मुस्लिम समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। एक भी विधायक और सांसद का टिकट नहीं। चलिए एक अनीता अग्रवाल जी, विद्या गौतम जी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। विद्या गौतम जी आपको हाँ 2027 को लेके मायावती जी का इशारा है, और जो जिन लोगों को लग रहा था कि उनका वोट बैंक कहीं चला गया है, लेकिन आज की रैली देख करके विपक्षियों के हालात जरूर खराब है, और मायावती जी का वोट बैंक आज की रैली देख के चलिए अब ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल उनका जो बचा कुचा वोट बैंक है उनके साथ है, और आगे बढ़ाने की बचा कुचा वोट बैंक उनके साथ है, लेकिन तब भी ये वक्त ही बताएगा कि आखिर मायावती क्या दलित वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाती हैं, जिस तरह की आज उन्होंने जबरदस्त तरीके की जनसभा की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अनीता अग्रवाल जी, मोहम्मद साजिद जी, संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विद्या जी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय दुबे जी शुक्रिया, अमरीश शर्मा जी आप सबों का बहुत शुक्रिया। तो सियासी बिसात बिछाई गई है, गुलाबी मौसम है, 9 साल बाद मायावती ने हुनकार भरी है, लेकिन यह हुनकार कितनी असरदार होगी, खासकर वो डी के लिए जो मायावती चाहती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल मंथन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।